नमस्कार। हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स के 7वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो बचा हुआ भाग है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण को। तो रासायनिक गुण में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकेंड रिएक्शन से चलेंगे और सेकेंड जो रिएक्शन है वह है विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, मतलब धातु के साथ अभिक्रिया। तब मेरा हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण समाप्त हो जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। तो एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर है, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा होगा, कुछ हट रहा होगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा हेलो एल्केन्स जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम है, हम बात करेंगे अल्फा और बीटा की। तो बीटा हाइड्रोजन एटम युक्त हेलो एल्केन्स को जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हम देखते हैं क्या कि जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन हट जाता है और जो अल्फा कार्बन है उससे हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है या विलोपित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम देखेंगे कि एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया हेलो एल्केन्स के साथ और एल्कीन का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो बीटा हाइड्रोजन हो जाए तो हम किस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और किस प्रकार का एल्कीन बनेगा, मेरा कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो हम आगे बात करने वाले हैं सेटजेफ रूल की। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग कर लेते हैं विलोपन अभिक्रिया और उसके डिफिनेशन के बाद हम सेटजेफ रूल भी पढ़ेंगे। हेडिंग करें विलोपन, या इसे हम कह सकते हैं निराकरण अभिक्रिया। ये सेकेंड रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखेंगे परिभाषा के रूप में बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई जाती है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के फलस्वरूप बीटा हाइड्रोजन, फलस्वरूप बीटा स्थान से लिख देते हैं से हाइड्रोजन परमाणु लिखें तथा अल्फा स्थान से हैलोजन परमाणु के
विलोपन द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। तो हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में हम अगर जैसे CH3 CH2 और फिर CH2Br ले लें, अगर ये रिएक्शन है, यहाँ हमने एल्कोहलिक KOH लिया है। चलिए एक को और हटा देते हैं, यहाँ ऐसे हम यहाँ 3 कर लेते हैं। ये हो गया मेरा ब्रोमो इथेन, क्लियर है। अब हम एल्कोहलिक KOH से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। हो क्या रहा है रिएक्शन में, तो हम देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr। इस रिएक्शन में हुआ क्या, तो हम देखेंगे अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें एल्कोहलिक KOH, देखिए जिस कार्बन से मेरा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, और उसके बगल वाला जो कार्बन है वह कार्बन बीटा कार्बन हो गया, क्लियर है। तो अगर हम बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को और अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन को, कब, जबकि हम एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराते हैं, तो हो क्या रहा है, Br माइनस के रूप में यहाँ निकल रहा है। इस कार्बन पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। चलिए, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन निकल रहा है H प्लस के रूप में निकल रहा है, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और रेस्ट जो मेरे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा, उसे हम लिख सकते हैं इस रूप में, क्लियर है। KBr के साथ कंबाइन करके KBr बना दिया और HOH के साथ मिल करके H2O बना दिया। तो हम यहाँ पर KBr प्लस H2O लिख सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हमने यहाँ देखा कि ब्रोमो इथेन लिए और मेरा इथिलीन बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब हम, मेरे पास एक बीटा हाइड्रोजन था, लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो कि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, तो हम किस बीटा हाइड्रोजन को के एलिमिनेशन की बात करेंगे। तो ये तो मेरा विलोपन अभिक्रिया और निराकरण अभिक्रिया का स्टेटमेंट हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि जब एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन मेरे पास होगा, जैसे हम पेंट 2इन ले लें, एल्काइल हैलाइड के रूप में लेंगे कि 2 ब्रोमोपेंटेन, तो उससे दोनों मतलब बन जाएगा, एक पेंट 2इन और पेंट 1इन। तो हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 2 ब्रोमोपेंटेन और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ सेट-जेफ रूल फॉलो हो रहा है और प्रोडक्ट मेरा मेजर कौन सा बन रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन रहने देना था थोड़ा सा, और
आसानी से समझ में आता। चलिए हम ले रहे हैं 2 ब्रोमो पेंटेन। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर लिखें हम 5 हो गया, 5 कार्बन में दूसरे कार्बन से हम ब्रोमो लगा दिए और रेस्ट में हाइड्रोजन है। चलिए इस केस में हम देखेंगे, मेरे पास ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, यहाँ भी बीटा कार्बन हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करेगा या ये करेगा या दोनों करेगा। तो आखिर प्रोडक्ट मेरा किस प्रकार से बनेगा। हमने यहाँ भी एल्कोहलिक KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हमने इधर भी एल्कोहलिक KOH ले लिया। तो हम देखेंगे क्या कि चलिए एक बार हम जो है इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराते हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 कार्बन है, जो हाइड्रोजन मेरा ऑलरेडी है उसे लिखेंगे। सिर्फ अल्फा कार्बन से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के फलस्वरूप यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा, यहाँ से Br- के रूप में निकलेगा और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। तो ये मेरा हो गया पेंट 1-इन। 1 को ऐसे 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं। चलिए पेंट 1-इन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है। अब इधर हम आते हैं, 5 कार्बन जैसे है उस प्रकार से लिख दीजिए, और 5 कार्बन में इस बार हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या कि ये हाइड्रोजन तो एज इट इज जो प्रेजेंट है उसी प्रकार से रहेगा। रेस्ट जो हाइड्रोजन एटम है उसे हम उसी रूप में रख देंगे। अब हम देखने क्या जा रहे हैं कि जब ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जब यहाँ से एलिमिनेट होता है तो इस दोनों के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया पेंट 2-इन। तो हमने कहा कि एक बार पेंट 2-इन बनेगा और एक बार पेंट 1-इन बनेगा, और यहाँ मेरा 81% बनेगा और ये मेरा 19% बनेगा। तो एज ए मेजर प्रोडक्ट हम इसे देख रहे हैं, और मेजर प्रोडक्ट बनने का मुख्य कारण है कि इट फॉलो सेट-जेफ रूल। तो हम देखने वाले हैं कि सेट-जेफ रूल क्या होता है। अलेक्जेंडर जेडसेफ, नाम है अलेक्जेंडर जेडसेफ, और इन्होंने 1875 में एक रूल दिया। उनके रूल के हिसाब से कि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन उपलब्ध होने पर हम देखते हैं क्या कि अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो इसके फलस्वरूप जो एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होगा, मतलब एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड अधिक संख्या में एल्काइल समूह हो। फिर से हम समझते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के फलस्वरूप वह एल्कीन
मुख्य रूप से निर्मित होगा जिसमें द्विआबंध कार्बन पर एल्काइल ग्रुप की संख्या अधिक होगी। तो हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और लिखेंगे कि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर यह सेटजेफ एस ए, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, सेटजेफ नियम का पालन करती है। तो हम बात करेंगे अलेक्जेंडर जेडसेफ की। इन्होंने 1875 में, क्या नाम है, अलेक्जेंडर जेडसेफ एक नियम दिया था और इस नियम के अनुसार हम देखेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े एल्काइल समूह की संख्या अधिक होगी। तो ये एकदम जो है क्लियर स्टेटमेंट है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन का मतलब हैलोजन भी निकल रहा है, ठीक है। तो जब हम हेलो एल्केन से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को एलिमिनेट करते हैं उसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं, और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े एल्काइल समूह की संख्या अधिक होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तो मेरा जो है डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ भी मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि मेरे पास जो है इधर भी एक एल्काइल चेन है एक कार्बन का और इधर एल्काइल चेन है दो कार्बन का। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ तो एल्काइल चेन है ही नहीं और दूसरे तरफ 3 कार्बन का एल्काइल चेन है। तो इस केस में हम देखते हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इधर भी एल्काइल चेन इधर भी एल्काइल चेन, इधर 1 कार्बन का इधर 2 कार्बन का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े एल्काइल समूह की संख्या जिसमें अधिक होगी वह एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में निर्मित होगा। इस प्रकार से यह मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। उसके बाद मेरा हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि धातु के साथ अभिक्रिया विक्टर ग्रिग्नार्ड 1990 में 1990 में
विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बताया कि अधिकांश जो कार्बनिक हैलाइड हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और यही ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मुख्य रूप से एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं धातु के रूप में, जैसे मैग्नीशियम ही हमने लिया तो धातु के साथ अभिक्रिया और विक्टर ग्रिग्नार्ड का क्या स्टेटमेंट था और किसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। चलिए ये हो जाएगा तीसरी अभिक्रिया, और धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल। विक्टर ग्रिग्नार्ड 1990। लिखेंगे जब कोई कार्बनिक हैलाइड धातु से अभिक्रिया करती है तो अत्यधिक क्रियाशील ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक का निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं। यह वस्तुतः एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार जो अभिक्रिया हो रही है। लेट अस कंसीडर कि हम इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करा रहे हैं। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो हम देखेंगे कि अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो, अल्काइल की जगह इथाइल हो जाएगा, जबकि हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम वाटर के साथ अगर उसे अभिक्रिया करवाते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग मेरा हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। हम पहले ले रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से करा रहे हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं शुष्क ईथर।
ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम अगर अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो 2 कार्बन है मेरा, CH3 CH2 Mg और यहाँ पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये बन गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि अगर लिखेंगे स्टेटमेंट, जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन निर्मित होता है। तो हम देखने वाले हैं, चलिए हम इसी को ले रहे हैं, CH3 CH2 Mg और X के जगह हम Br ले रहे हैं। हम अलग ही कर देते हैं, जिसे यही ले रहे हैं हम मिथाइल, चलिए CH3 MgBr। और अगर इसकी अभिक्रिया हम H2O से कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, CH4 प्लस Mg, इधर हो जाएगा Br और इधर हो जाएगा OH। अब हम जरा सा नेमिंग करें यहाँ, ये तो मेरा इथाइल ब्रोमाइड हो गया, धातु के रूप में हमने मैग्नीशियम लिया और इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। यहाँ हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और हमने वाटर लिया। हमने क्या देखा कि जितने कार्बन का मेरा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था तो ये मेरा मीथेन बन गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। अब हम इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो हम समझेंगे ऊर्ज रिएक्शन क्या है। तो हम देखते हैं क्या कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो दुगना एल्केन प्राप्त होता है। When alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, then higher alkane is formed। तो दुगना एल्केन बनता है। तो अगर हम एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड अगर ले लेते हैं तो इथेन बनेगा, इथाइल क्लोराइड ले लेंगे ब्यूटेन बनेगा। बस ये दिमाग में रखना है। तो ऊर्ज रिएक्शन, तब मेरा ये केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएगा। हम चलिए इसे मिटा ही देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन के रूप में भी पूछा जाता है। ऊर्ज रिएक्शन, अभिक्रिया। लिखेंगे जब
एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो दोगुना एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम अब रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे हमने कहा 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी अभिक्रिया हम सोडियम मेटल ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा मेरा CH3 ठीक है, प्लस 2NaBr। तो ये हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया था और मेरा ईथेन बन गया। तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये रिएक्शन हो गया। CH3Br यहाँ है और यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम से रिएक्शन होता है। तो 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास। कौन 2 मॉलिक्यूल है? तो CH3Br। तो अब हम देखते हैं BrCH3 इस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर भी 2 लगा दें। तो Na जो है 2 Br के साथ कंबाइंड हो गया। यहाँ पर हमने ड्राई ईथर लिया है और बच क्या गया मेरा ये CH3 तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जा रहा है। तो मेरा बन गया CH3 प्लस और NaBr 2 है, तो 2NaBr। तो यही रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन है। तो इसके बाद मेरा हेलो एल्केन्स का रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेलो एडीन्स की रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। सो many thanks to you for watching this video. दिव्यांशु, विश्वजीत,